नमस्कार, मैं शोक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के अंदर। जैसा कि बच्चों आप सभी के हित के लिए आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी ने एक शानदार ज़बरदस्त काम किया है। वो काम क्या है कि आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आए, आप लोगों के लिए खास तैयार मॉडल पेपर लेके आए हैं और वो मॉडल पेपर आपकी मेन एग्जाम्स को देखते हुए तैयार किए गए हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और वहां से तैयार हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो तैयार पेपर है वो आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज वहां पर आपको पे नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको एप्लीकेशन पे क्या करना है, देखना है। तो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे मॉडल पेपर के बारे में। तो मॉडल जो पेपर होगा वहां से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, वो आने वाले हैं। तो आपको ऐसे मान के चलो कि एग्जाम से जस्ट पहले, आप कुछ दिन पहले अगर मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं और आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं नंबर्स के अंदर। तो आप ऐसे मान के चलो कि आपको वो मॉडल पेपर क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है, और अच्छे से क्या करना है, इसको पढ़ना है। क्या पता एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ी हुई चीज आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे और आप अच्छे से अपना क्या कर पाओ, एग्जाम पूरा करके आओ और तब आप धन्यवाद बोलोगे किसको, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी को, जिसने आपके हित में काम किया है। हर हमेशा बच्चों के हित में काम करेगी आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। तो बात करेंगे अपन इस क्लास के अंदर, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और वो जो मॉडल पेपर होगा वो बात करें बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, उसका जो मॉडल पेपर होगा बच्चों, उसकी बात करें अपन। सबसे पहले बात करेंगे जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर फर्स्ट पेपर होने वाला है बीएससी नर्सिंग पार्ट का, सबसे पहला पेपर जो एग्जाम होगी वो कौन सी होगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की होगी। तो इस एग्जाम के अंदर थोड़ा सा आपको मैं समराइज कर देता हूं कि किस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, पेपर देखना है, या जो वहां पर आपके पास जो आंसर शीट आती है तो आंसर शीट में भी आपको ध्यान में रखना है, वहां पर गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है, ठीक है, आपको टाइम से वहां पे सेंटर पे पहुंचना होगा। टाइम पे सेंटर पे पहुंचने के बाद में आपको वहां पे प्रॉपर अपना आईडी कार्ड है, एडमिट कार्ड है, ठीक है, कॉलेज आईडी अपन कह सकते हैं वो आपको लेके जानी है, एडमिट कार्ड, प्रॉपर यूनिफॉर्म जो भी है आपको वो देखना है। गलती ऐसी नहीं करना है कि आपको एग्जाम में अपीयर नहीं किया जाए, ऐसा कोई आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अपनी लाइफ का सवाल है तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन यहां पर बात करना चाह रहे हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर जो आंसर सीट आती है बच्चों, वो आंसर सीट आपको देखने को मिलेगी, 2 सीट आपको मिलेगी। कितनी सीट मिलेगी, 2 सीट आपको मिलने वाली है। 2 सीट के अंदर एक पे लिखा हुआ होगा सेक्शन ए, एक पे लिखा होगा सेक्शन ए और दूसरे पे लिखा होगा सेक्शन बी। ये आपको ध्यान में रखना है, 2 सेक्शन मिलेंगे आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2 नोटबुक आपको वहां पे आंसर शीट मिलने वाली है। अब यहाँ पे गलती मत करना, काफी सारे बच्चे होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जो आपको सेक्शन ए के अंदर लिखना है वो तो आप सेक्शन बी में लिख देते हो और सेक्शन बी में जो लिखना होता है वो सेक्शन ए में लिख देते हो। तो ऐसी गलती आपको कतई नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब बात करूं, आप बोलोगे सर लिखना कौन सी में क्या है, तो सुनिए, जो आपका सेक्शन ए की आपको आंसर शीट मिलेगी बच्चों, उस आंसर शीट के अंदर आपको जो एनाटॉमी पोर्शन है, कौन सा है, एनाटॉमी पोर्शन है, इस एनाटॉमी पोर्शन को आपको सेक्शन ए वाली शीट के अंदर क्या करना है, लिखना है, ठीक है। गलती ना करना, बी में मत लिख देना, ठीक है। अगर ऐसा करते हो, गलती से हो जाता है, तो आप जो इन्विजिलेटर होता है वहां पर आपकी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, आप तुरंत उसको क्या कर दो, उसको सूचना दे दो कि सर मेरे से ये गलती हो गई है, इसको कैसे भी तंदुरुस्त, इसको दुरुस्त किया जाए। तो लेकिन अपने को गलती नहीं करनी, पहले पता होना चाहिए। तो सेक्शन ए का, सेक्शन ए में क्या लिखोगे बच्चों, एनाटॉमी लिखनी है आपको। सेक्शन बी के अंदर लिखना है आपको फिजियोलॉजी। सेक्शन बी में क्या करना है, फिजियोलॉजी पोर्शन आपको वहां पे लिखना है।
अब देखिए आपके दो वहां पे आंसर शीट मिल रही है, प्रत्येक आंसर शीट के अंदर 40 पेज होते हैं। कितने होते हैं? 40 पेज की आपको नोटबुक मिलने वाली है, आंसर शीट वहां पर मिलने वाली है। ठीक है, अब बात थोड़ी सी और यहाँ पे बता देता हूं आपको कि थोड़ा सा आपको 3 आवर का टाइम जो मिल रहा है बच्चों, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 3 आवर में आपको क्या करना है, वहां पर ध्यान रखना है। आपको ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि काफी सारे बच्चे होते जो सेक्शन ए के अंदर ही क्या करते हैं 2 से 3 घंटे, या कई होते हैं 3 आवर तक एक ही नोटबुक में आंसर शीट के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको दोनों पेपर्स को सोल्व करना है। तो दोनों पेपर 2 सेक्शन आएंगे, 2 ही सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, आपको क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आपको 4 मिलने वाले। कितने मिलने वाले? 4 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और 4 ही क्वेश्चन आपको सेक्शन बी के अंदर मिलेंगे। 4 ही आपको बी के अंदर मिलेंगे। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं बता देता हूं आपको। 8 क्वेश्चन आपको 2 सेक्शन में मिलेंगे, जिसमें से आपसे बच्चों कंपलसरी करवा सकता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या करवा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी करवा सकता है। बोल सकता है कि ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और बाकी के जो बच्चे बच्चों 3 क्वेश्चंस, उन 3 क्वेश्चंस में आपसे 2 क्वेश्चन करवा सकता है। 2 क्वेश्चन एनाटॉमी के, 2 क्वेश्चन है फिजियोलॉजी के। तो इस तरीके से आपको टोटल अटेम्प्ट करना है। कितने 6 क्वेश्चन वहां पर टोटल अटेम्प्ट करना है, ये जरूरी है। और एग्जाम लिखने से पहले बच्चों वहां पर इंस्ट्रक्शंस जो आपको पेपर में दिए हुए होते हैं वो जरूर देख लेना। बिल्कुल वो जरूर देख लेना, उनको अच्छे से पढ़ लेना। गलती मत कर देना कि कंपलसरी पूछा है या नहीं पूछा, बाकी के क्वेश्चंस कितना करना है, क्योंकि बाद में गलती रियलाइज होती है कि आप मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो वहां पर क्या एक ही क्वेश्चन किया, करने 2 चाहिए थे। ऐसी गलती नहीं करना है। और आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आप टाइम लेके चलो कि मेरे को 1.5 आवर के अंदर क्या करना है, एक पोर्शन करना है। तो इस तरीके से अगर आप लेके चलोगे तो 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर क्या करना है, अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, साथ ही और छोटी सी बात बता देता हूं थोड़ा सा कि यहाँ पर जो आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी जो आपके लिए क्या लाई है, पेपर लेके आई है, मॉडल पेपर लाई है। और गारंटी के साथ बोल सकती है कि यहाँ से 60 to 70% तो मिनिमम क्या आने वाला है, यहाँ से पेपर आने वाला है। ठीक है, बाकी अपन ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है 90% भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने बेनिफिशियल है कि आप एग्जाम से जस्ट पहले ये पेपर क्या करके जाओ, सॉल्व करके जाओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाओ, बिंदास पढ़ के जाओ। यहाँ पर मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां पर आपको कहां तक क्या लिखना है, थोड़ा सा पैटर्न क्या लिखना है, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, नॉलेज सभी को होता है, पढ़ाई भी बहुत लोग कर रहे हैं, सभी अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, अपन लिखने का अगर जो नज़रिया है, बोल सकते हैं जो अंदाज है, थोड़ा सा और क्या कर दे, अच्छा कर दे, तो आप अच्छे नंबर वहाँ पर क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। अपन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी सेक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, एनाटॉमी सेक्शन का। ये लो पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों। कौन सा क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया। और पहले क्वेश्चन के अंदर भी क्या, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे पूछेगा, शॉर्ट नोट से पूछेगा, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स, या बोल सकता है राइट इन ब्रीफली अबाउट। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले टाइप्स ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट के कितने टाइप्स हैं। तो आप सभी ने पढ़ा है, पहले तो आप सभी को यह भी पता है कि जॉइंट किसको बोलते हैं, अरे कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कनेक्शन बोलते हैं। तो आपको ये भी जरूरी है, सबसे पहले तो आपको बच्चों वहां पर जॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है
कि जॉइंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो जॉइंट अपन कह सकते हैं क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं, आर्टिकुलेट होती हैं। ठीक है, आपस में क्या हो रही हैं, आर्टिकुलेट हो रही हैं। ठीक है, चाहे उनके बीच में कोई मोमेंट हो या नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि दो बोन्स के बीच में जॉइंट हो या नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब मोमेंट हो या नहीं हो, मोमेंट का जरूरी नहीं है, केवल दोनों जॉइंट वहां पर क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, दो बोन आपस में मिलनी चाहिए, उसी को बोला जाता है आपका जॉइंट। जैसे यहां पर आपकी कौन सी आ रही है, ह्यूमरस बोन आ रही है, यहां से रेडियस अल्ना बोन आ जाती है, तो दो, ये तो क्या है, रेडियस और अल्ना दो बोन है, ये एक बोन है, लेकिन यहां पे क्या बना रही है, यहां पर क्या बना रही है, कनेक्शन बना रही है, यहां पर क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, आपस में मिल रही है, आर्टिकुलेट हो रही है बच्चों, इसी को मैं क्या कह दूंगा, जॉइंट कह दूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि जॉइंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला आता है बच्चों फाइब्रस जॉइंट। कौन सा आता है, फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट किसको बोलने वाले हैं कि यहां पर जो जॉइंट होगा, जो कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन किसके बीच में होगा, फाइब्रस टिश्यूज के बीच में। कहां पर होगा, फाइब्रस टिश्यूज के बीच में जो कनेक्शन होता है, तो यहां पर क्या होगा, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है बोन्स की, वो किसके द्वारा कनेक्ट होती है, वो फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा कनेक्ट होती है। और यहां पर फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा कनेक्ट होने वाले कौन कौन से फाइब्रस जॉइंट है, उनकी मैं बात करूं तो पहला आता है स्यूचर जॉइंट। कौन सा आएगा बच्चों, स्यूचर। स्यूचर कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है, स्कल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्कल में। तो कह सकता हूं कि बिटवीन स्कल बोन के बीच में बनने वाला जो क्या है, जॉइंट है, वो कौन सा होता है, स्यूचर जॉइंट होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है सिंडेस्मोसिस। कौन सा आएगा, सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस जो जॉइंट है बच्चों, वो कहां पर बनेगा, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। ये किसको कनेक्ट करती है, ये रेडियस और अल्ना बोन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। आपकी रेडियस है और यहां पर जो अल्ना बोन है, उन दोनों बोन के बीच में, उन दोनों बोन के बीच में वहां पर इंटरओसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो क्या कर रही है, उन दोनों को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो वो कौन सा होता है, सिंडेस्मोसिस जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है गोम्फोसिस। कौन सा आता है, गोम्फोसिस आता है। गोमो गोमो मत बोलने लग जाना। ठीक है, गोम्फोसिस कौन सा होगा, गोम्फोसिस। ये किसके बीच में प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा आपके टूथ के, जो दांत आपके टूथ हैं, और इसके जो सॉकेट हैं, जहां पर टूथ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सॉकेट्स जो होते हैं जहां पर फिक्स होते हैं, उन दोनों के बीच में बनने वाला जो जॉइंट होगा बच्चों, कौन सा होगा, गोम्फोसिस होगा। तो ये तो कौन से हो गए, आपके फाइब्रस जॉइंट हो गए। कौन से हो गए बच्चों, फाइब्रस जॉइंट हो गए। नेक्स्ट बात करूं मैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट आपका होगा, सेकेंड आता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा होगा, कार्टिलेज से मिलकर बनने वाला जो जॉइंट है, वो कौन सा होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। यहां पर हो गया होगा, हाइलियन कार्टिलेज से क्या होती है, बोन आपस में क्या होगी, जुड़ी हुई होती है, उसको बोलेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज से जो जुड़ी हुई बोन्स होती हैं, वो कहलाती है आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी टाइप का जो जॉइंट होगा, ये आपकी एपिफाइजियल प्लेट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, बोन के अंदर जो बोन है, हड्डी है, हड्डी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, हड्डी की। तो हड्डी है, जो बोन है आपकी, वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर एपिफाइसिस पार्ट है, वहां पर डायाफाइसिस पार्ट है, उनके बीच में बनने वाला कौन सा है, एपिफाइजियल प्लेट होता है, वो तो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी होता है प्यूबिक सिंपाइसिस। प्यूबिक जो बोन होती हैं, दो प्यूबिक बोन आपस में आकर मिलकर क्या बनाती है, प्यूबिक सिंपाइसिस जॉइंट बनाती है। वो भी किसके द्वारा मिलकर बना होगा, किसी कार्टिलेज के द्वारा, इसीलिए अपन इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट के नाम से जान रहे हैं। थर्ड आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार होता है ये सिंगल भी पूछ लिया जाता है आपको, साइनोवियल जॉइंट, या कई बार टाइप्स ऑफ जॉइंट के अंदर भी आपको पूछा जाता है। तो आपको कैसे भी पूछे, बस आपको वहां पर उसका आंसर लिखना है।
सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है और सबसे कॉमन जॉइंट होता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर। मेरी पूरी बॉडी के अंदर अगर सबसे कॉमन जॉइंट की बात करूं या आपकी बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कॉमन होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जॉइंट होगा बच्चों वो होगा आपका कौन सा, साइनोवियल जॉइंट। कौन सा होगा, साइनोवियल जॉइंट। इसके अलावा दे नॉर्मली प्रोवाइड फ्री मूवमेंट। साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो बिल्कुल फ्रीली क्या होते हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, वो होते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, उनको अपन क्यों बोल रहे हैं, उनको साइनोवियल जॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो किसके द्वारा लाइंड होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर वहां पे एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, साइनोवियल जॉइंट बोल दिया गया। अब इसमें डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के जॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला आता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपका शोल्डर होता है, जो आपका कंधा होता है, जहां पर आप क्या करते हो, किसी को रिलैक्स करते हो, किसी को प्यार जताते हो, अपना प्यार जता रहे हो आप किसी के लिए, किसी के प्रति प्यार जताते हो, लेट जा यहाँ पर। अरे पता है बच्चों मेरे को सभी के बारे में, ठीक है। तो ऐसे टाइप का होता है आपका बाल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कौन सा बोलेंगे उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, शोल्डर जॉइंट। कौन सा होगा, शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट होता है आपका हिंग जॉइंट। कौन सा होता है, हिंग। हिंग जॉइंट किसको बोलते हैं, जो आपका कोहनी वाला जो है, ये जो आपका जो जॉइंट है बच्चों, ये जो जॉइंट है ये क्या बताओ फ्रीली मूवमेंट है, कर रहा है नहीं कर रहा, आराम से आप जैसे चाहो वैसे क्या करो मूवमेंट करवा सकते हो यहाँ पर। तो ये होता है आपका कौन सा, हिंग जॉइंट होता है, जो किसको बोल रहे हैं, एल्बो जॉइंट को बोल रहे हैं। एक होता है आपका पाइवोट जॉइंट। कौन सा होता है, पाइवोट जॉइंट। ये कहां प्रेजेंट होगा, ये रेडियो अल्नार और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। रेडियो अल्नार मतलब रेडियस और अल्ना वहां पर प्रेजेंट है, और एटलेंटो एक्सियल, एटलेंटो एक्सियल आपका अपन बोलते हैं, एक तो होता है एटलेंटो ओसिपिटल होता है, नीचे की तरफ यस में अपन बोलेंगे तो कौन सा होगा, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट यहां पर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ जॉइंट के नाम बताए मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट के अंदर कॉन्डेलोइड जॉइंट। कौन सा होता है, कॉन्डेलोइड जॉइंट। ये कहां पे प्रेजेंट होगा, आपके रिस्ट जॉइंट, जो आपका रिस्ट है, ये जो जॉइंट होगा कौन सा होगा, कॉन्डेलोइड जॉइंट होता है। नेक्स्ट वन इज द बच्चों सैडल जॉइंट। नेक्स्ट वन कौन सा होगा, सैडल। सैडल ये कहां पे प्रेजेंट होगा, आपके कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, जो आपका अंगूठा है, थंब है, ये क्या है, फिक्स है, यहाँ पर क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है सैडल। ठीक है, सैडल जॉइंट जो कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट होता है, थंब के अंदर कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो बन रहा है उसको बोल रहे हैं अपन सैडल जॉइंट, फिक्स हो रहा है सैडल के नाम से। ठीक है, एक होता है आपका प्लेन जॉइंट। कौन सा आएगा, प्लेन। प्लेन जॉइंट कौन सा होगा, जो किसके बीच में बन रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रास के बीच में। थोरेसिक वर्टिब्रास के बीच में किस टाइप का जॉइंट बनता है, प्लेन टाइप का वहां पर कनेक्शन बन रहा है, वो टुगेदर हो रहे हैं प्लेन टाइप के अंदर, तो वो होते हैं आपके कौन सा, प्लेन टाइप के जॉइंट। ये आपको साइनोवियल जॉइंट के अंदर लिखने हैं, और अगर साइनोवियल जॉइंट पूछा जाए तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है वहां पर बच्चों, कि वहां पर बोन कौन सी है, आर्टिकुलेटिंग, ये आपको कार्टिलेज वहां पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी बोन है। मेरा सिंपल सा डेफिनेशन क्या थी, एक बोन ये, दूसरी बोन ये, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उसको बोल रहे हैं, तो दोनों पास में आ रही, इसको बोला जाता है जॉइंट। ठीक है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वहां पर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, साइनोवियल जॉइंट आपको पूछे तो यहां तक आपको लिखना है। ऑल ओवर आपको डायग्राम बनाना है, नीचे आप फिग भी करना है, वहां पे फिगर का नाम लिखना है कि फिगर किसका आपने वहां पर बनाया है। ठीक है, ऐसा करोगे तब जाके आपको वहां पर बच्चों क्या मिलने वाले हैं, नंबर मिलने वाले हैं। ये लो साहब खतरनाक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, मेन एग्जाम का। ऐसे मान के चलो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है क्या, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी की आपको ग्रोस स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो आपने पढ़ी है स्ट्रक्चर किडनी की। ठीक है,
और किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आपने वहां पर देखा होगा सबसे पहले तो आपको वहां पर नॉर्मल चीजें लिखनी है वहां पर कि किडनी कैसी होती है। आप लोगों को पता है कि किडनी बताओ एक जोड़ी होती है कि दो जोड़ी होती है? मैं जोड़ी की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा। तो आपका आंसर होगा सर जोड़ी के अंदर तो एक ही होती है लेकिन नंबर्स में कितनी होती है? दो होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की थी कि शेप कैसी होती है आपको, ठीक है, वहां पर आपको शेप लिखनी है, शेप लिखनी है, बीन शेप की होती है आपकी किडनी, कैसी होती है? बीन शेप की। इसके अलावा आपको वहां पर साइज लिखनी है कि साइज कितनी होगी वहां पर, तो 11 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर आपके वहां पर क्या होगी? ठीक होगी। ये आपको वहां पर लिखना है। इसके अलावा वेट भी आपको लिखना है कि वेट कितना होगा। वेट भी क्या होता है बच्चों, मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, लेकिन आपको एवरेज लिख देना 150 ग्राम। कितना लिख देना? 150 ग्राम आपको वहां पर एवरेज लिख देना है। इतना करना है। लोकेशन भी आप लिख सकते हो कि भाई किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, तो आपको पता है एग्जैक्ट लोकेशन आपने पढ़ा होगा 9 रीजन्स, एब्डोमेन के 9 भाग आपने पढ़े हैं, तो उनमें आपने पढ़ा होगा कि एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन हाइपोकोंड्रिक रीजन होता है। कौन सा होता है? हाइपोकोंड्रिक। और लंबर रीजन है आपका, अम्लाइकल रीजन है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? आपका किडनी प्रेजेंट होगा। या एग्जैक्ट लोकेशन की मैं बात करूं तो थोरेसिक T12 से L3 लंबर 3 तक, यहां तक आपकी क्या होती है? किडनी प्रेजेंट होती है। इतना आपको लिखना है। आपको यह भी पता होगा कि राइट जो किडनी है, अब बच्चों कौन सी? आपकी राइट किडनी वो क्या होती है? थोड़ी सी क्या होती है? नीचे होती है। थोड़ी सी क्या होती है? नीचे होती है। किसकी तुलना में? लेफ्ट किडनी की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट साइड के अंदर क्या होता है? वहां पर लीवर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लीवर होता है। तो लीवर होगा तो जो लीवर के द्वारा जो स्पेस है वो क्या कर लिया जा रहा है? ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इसलिए राइट किडनी क्या होती है? स्लाइटली क्या होती है? लोअर होती है। किसकी तुलना में? लेफ्ट किडनी की तुलना में। इतना आपको लिखना है। इसके अलावा फिर आपको वहां पर ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। तो ग्रोथ स्ट्रक्चर में ये आपको डायग्राम वहां पर बनाना है ग्रोथ स्ट्रक्चर का, ठीक है। वहां पे आपको बताना है सारी चीजें, एक एक चीजें बतानी है वहां पर, ठीक है। वहां पर बाहर से आपको बताना है रीनल कैप्सूल क्या है, एडिपोज कैप्सूल क्या है, ठीक है। रीनल कैप्सूल किसको बोलेंगे, एडिकोस कैप्सूल किसको बोलेंगे, कॉर्टेक्स पार्ट क्या होता है वहां पर, पेपिलाज किसको बोल रहे हैं, पिरामिड क्या होते हैं, रीनल पेलिस पार्ट क्या है, मेजर कैलिक्स क्या है, माइनर कैलिक्स क्या है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है वहां पर, ठीक है। मेडुला पार्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। कैप्सूल के बारे में बात की वहां पर, ठीक है। और इसके अलावा वहां पर ब्लड सप्लाई लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है। तो वहां पर बोल रहे हैं वहां के, या वहां पे वेनस ड्रेनेज जो होगा, वीनस ड्रेनेज, जो ब्लड सप्लाई है वहां पे रीनल आर्टरी के द्वारा वहां पर क्या की जा रही है, ब्लड सप्लाई की जा रही है। ये भी किसका है, एब्डोमिनल एरोटा का, ये क्या वहां पर ब्रांचेज है वहां पर, ठीक है। रीनल वेन के द्वारा वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पर वापस क्या किया जा रहा है, वापस वहां से ड्रेन किया जा रहा है, वहां पर डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होगा वो वापस आएगा वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किसमें लिखनी है बच्चों, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी के बारे में आपको लिखना है। ये पूछ सकते हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है किडनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन आपका पहले में ही आ सकता है। देखो पहले क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आपको वहां पर चारों भी करवा सकता है या आपको 3 वहां पे करवा सकता है, ठीक है। तो थर्ड अपन बात कर रहे हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, अपन ऑल ओवर कंप्लीट थोड़ा थोड़ा अपन डील कर रहे हैं। देखो प्रत्येक एक एक टॉपिक को अपन बहुत लेंथ नहीं खींच सकते, आपको पढ़ना है, आपको तरीका बताया जा रहा है कहाँ तक क्या लिखना है, किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। वो आपको तरीका वहां पर देखना है और फिर आपको अपने नोट से अच्छे से तैयारी करके आपको लिख के आना है। नेक्स्ट बात करें ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स, तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स की बात करें, वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स होती है आपकी, जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है, ये कौन सी आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है, वहां पे बटक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बटक्स में,
कहाँ पे प्रेजेंट होगी बटो, बटक्स में प्रेजेंट होगी। और क्या कर रही है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, कैसी मसल से आपकी, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल से किसके अंदर, पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये कनेक्ट होती किसके साथ, कोकिक्स के साथ, ठीक है, और टेल बोन के साथ, इसके अलावा अदर सराउंडिंग बोन्स के साथ, कोकिक्स के साथ अटैच होती है, टेल बोन के साथ अटैच होती है, और या अदर कोई बोन्स हो सकती हैं जो उसके आसपास प्रेजेंट है, उनके साथ भी क्या हो सकती है, ये जुड़ सकती है, ठीक है। ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये मूवमेंट करवाती है हिप एंड थाई का, हिप और थाई का मूवमेंट करवाने के लिए कौन सी मसल से रेस्पॉन्सिबल है, वहां पर आपकी ग्लूटियस मसल से रेस्पॉन्सिबल है। ये आपको ग्लूटियस मसल्स वहां पर दिखाई दे रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स वहां पर होती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, किसके बारे में, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के बारे में। और बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स क्या काम करती है, ये करती स्ट्रेंथन द लेग, लेग को स्ट्रेट करने के एट द हिप तक, व्हेन द लेग इट्स फ्लेक्स एट द हिप, जब लेग क्या हो जाएगा, हिप तक फ्लेक्स हो जाता है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स होगी वो एक्सटेंड होगी और ये क्या करेगी, ब्रिंग टू द लेग इनटू द स्ट्रेट लाइन विथ द बॉडी। अगर ऐसा होगा तो क्या करेगी, वहां पर आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स क्या करेगी, वहां पर एक्सटेंड करके स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी बॉडी की तरफ वहां पे क्या ले आती है, लेग को ले आती है। ये थोड़ा सा इसका क्या होता है, फंक्शन होता है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स का। यहाँ पे बर्सास प्रेजेंट होते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के अंदर, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रिलेशन विथ द डीप सरफेस, इसका जो रिलेशन होगा वो मसल्स की डीप सरफेस के साथ होता है, ठीक है। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं वहाँ पे, ट्रोकेंटर, इसियम और वास्टस लैटरलिस, इनके बारे में ध्यान में रखना है आपको। ट्रोकेंटर वन ऑफ दीज ऑफ द लार्ज साइज सेपरेट इट फ्रॉम द ग्रेटर टोरेंटर होता है, एक सेकंड होता है जो अपन बोल सकते हैं उसको इसियम है, और थर्ड जो होता है वो वास्टस से लैटरलिस है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको कोई पूछे कि सर कितने पेज भरने, तो भाई कितने भरने से नहीं होता, आप कितना मैटर लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, आप कितना मैटर लिख रहे हो। मैं तो ये कहता हूं कि आपको कोई शॉर्ट नोट्स पूछा है तो उसके अंदर आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग बातें तो सारी लिखनी है आपको, पॉइंट आप शॉर्ट कर सकते हो, पॉइंट आप सारे लिखने हैं लेकिन आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है, लेकिन पॉइंट एक पे आपको मिस नहीं करना, पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वहां पर आप 3 से 4 पेज के अंदर आप वहां पे शॉर्ट नोट्स के अंदर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो फुल भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। काफी बच्चे होते हैं क्या करते हैं, सर मैं तो 5-5 पेज भर के आया था लेकिन मेरे तो पास ही नहीं किया, मैं तो सर 40 में 40 पेज भर के आया था लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो बेटे जी पेज भरने से पास नहीं होते, आपने वहां पर लिखा क्या है, आपने किस तरीके से लिखा है वो थोड़ा सा वहां पर मैटर करता है। थोड़ा सा आप अच्छे से लिख के आना, स्पीड बनाए रखना अपनी, और स्पीड बनाने के साथ साथ राइटिंग का भी ध्यान रखना है कि आपने स्पीड तो बना ली लेकिन राइटिंग का ही नहीं है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, खुद को ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक क्योंकि इसके बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है, लेकिन जानते हुए भी काफी बार क्या कर देते हैं बच्चों, गलती कर देते हैं। तो गलती नहीं करनी, आपको हार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है, वहां पर यहाँ पे आपको कार्डियक साइकिल के बारे में पूछ सकता है वहां पर, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और आपका हार्ट भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्ट के बारे में आपको लिखना है कि हार्ट कैसा ऑर्गन है। तो आपको पता है कि हार्ट वहां पर एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, कैसा होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। अरे आपके बच्चों दिल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग दिल के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने स्टडी किया, रिसर्च किया आपने, से मान के चलो हार्ट के बारे में, तो ठीक है। तो आपने जो रिसर्च किया अपने तक सीमित रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ सकता हूं मैं आपकी फीलिंग्स, ठीक है। तो ये काम क्या करता है आपको ये भी पता है, पंप करता है। काम क्या करता है, पंप करने का काम करता है, किसको, ब्लड को, ठीक है। कहां तक, पूरे आपकी बॉडी के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो हार्ट का काम है क्या करना, पंप करना, क्या करना, पंप करना, सिंगम,
क्या करना, सिंघम वाला। आपने देखा है पोज सिंघम कैसे करता है, तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि वैसे काम कर रहा है हार्ट, वहां पे पंप करने का काम करता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या होगा, कहां प्रेजेंट होता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, मिडल मीडिया स्टेनम। मिडल मीडिया स्टेनम में क्या होगा, आपका हार्ट वहां पर प्रेजेंट होगा बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या सिचुएशन में बोल सकता हूं कि बिटवीन द लंग्स, कहां पे होगा, दो लंग्स हैं, दो लंग्स के वहां पे क्या होगा, बीच में वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर वहां पे प्रेजेंट होगा। वेट का ध्यान रखना आपको, मेल के अंदर क्या कितना होगा, फीमेल के अंदर कितना होता है, बता दीजिए बच्चों, मन में तो याद कर ही सकते हो ना। तो मेल के अंदर कितना होता है, फीमेल के अंदर कितना होगा, तो मेल पर्सन के अंदर कितना होता है, वहां पे 300, कितना होता है 300 ग्राम इसका क्या होगा, वेट होगा। फीमेल के अंदर कितना होगा, 250 ग्राम वहां पर फीमेल के अंदर वेट होगा। इसके अलावा आपको रिलेशंस बताने हैं कि इसके एंटीरियर के अंदर क्या है, आगे की तरफ क्या है, वहां पर लंग्स है, वहां पर रिब्स है, अपन बोल सकते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, नीचे की तरफ क्या है, ये आपको वहां पर रिलेशन से लिखने हैं। बोलते हैं ना एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, लेटरल, ये रिलेशन भी आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, आपको रिलेशन भी वहां पे लिखने हैं। लेयर्स के बारे में लिखना है कि कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर तो कौन सी होती है, जैसे ये आपका हार्ट है, बहुत सुंदर सा, ओ हो बहुत अति सुंदर, ये आपका हार्ट है। तो इस हार्ट के बारे में बात करें यहाँ पे अपन है, तो इस हार्ट के लेयर कौन कौन सी होगी, तो सबसे बाहर वाली अपन बात, सबसे पहले अंदर वाली बात करें, उसके बाद में दूसरी लेयर आती है, उसके बाद में तीसरी लेयर आती है। तो ये बात करें तो सबसे पहले बाहर की तरफ होती है पेरिकार्डियम, कौन सी होगी, पेरिकार्डियम। उसके बीच में होती है मायोकार्डियम, और अंदर ही होती है एंडोकार्डियम। पता है आप सभी को, तो 3 लेयर होती है। मायोकार्डियम मसल्स वगैरह पे वहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, वहाँ पे हार्ट को बचाने का काम कर रही है। एंडोकार्डियम होते हैं जो वहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेयर के बारे में आपको लिखना है। चेम्बर के बारे में ध्यान रखना है कि चेम्बर कितने होते हैं, तो चेम्बर आपके सामने देखिए कितने हैं, 4 चेम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 चेम्बर, कितने, 4, किसी को 8 तो नहीं दिखाई दे रहे, 4 ही दिखाई दे रहे। तो 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें कितने होते हैं, एट्रिया पार्ट होते हैं, 2 तो एट्रिया होते हैं, 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। बोलते हैं ना नीले और आलिन, नीले और आलिन। तो जो एट्रिया है इसमें कौन सा हो जाएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे 4 आपके क्या होते हैं वहां पर बच्चों, वहां पर आपके चेम्बर्स होते हैं, उनके आपको नाम लिखने। शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाए तो आपको वहां पर नाम लिखने हैं। आप डायग्राम वहां पर ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको एक हार्ट का वहां पर डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, वहां पे चेम्बर लिख दिया। वाल्व के बारे में भी बताना है आपको, वाल्व के नाम लिखने हैं वहां पर कि इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व है, यहाँ पर कौन सा वाल्व है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाल्व है, और यहाँ पर कौन सा वाल्व है। तो आप सभी को पता है कि ये आपका एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बनने वाला वाल्व कौन सा होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं बच्चों, एट्रियोवेंट्रिकुलर बोलते हैं, या इसको ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, या इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर तो बोला, लेकिन किधर बन रहा है, राइट साइड के अंदर, तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ये आपका मिट्रल वाल्व कहलाता है, बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है, और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाएगा। यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बच्चों कौन सा बोलेंगे, आपका पल्मोनरी वाल्व। कौन सा बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, या सेमिलुनार जो वाल्व्स होते हैं उनको बोला जाता है। ये आपका होता है एरोटिक वाल्व। कौन सा होता है, एरोटिक। तो इनकी आपको क्या करना है बच्चों, वहां पर नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्लड सप्लाई, उसके बाद में आपको वहां पे ब्लड सप्लाई निकले हैं कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, वहां पे कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई की जा रही है वहां पर। ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो ये ऑल ओवर आपको हार्ट के बारे में लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात, तो इतना कंटेंट आपको हार्ट के बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला और भी खतरनाक आपका,
और भी खतरनाक आने वाला है और उसका नाम है आपका लीवर। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? लीवर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो अपने को क्या नहीं करना, इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। लीवर के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है लीवर अपनी बॉडी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर को क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। इसके अलावा ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है और सबसे ज्यादा वेस्कुलर होता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों? ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। तो रेडिश ब्राउन कलर के अंदर होता है और ये हाईली वेस्कुलर होता है। इसका वेट आपको लिखना है 1.5 से 2 किलो, 1.5 से 2 किलो का होता है लीवर। लीवर कितना होता है? 1.5 से 2 किलो का लीवर होता है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। पोजीशन की बात भी कर लेते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है एग्जैक्ट लीवर। तो ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जब आप लैंडमार्क क्या करोगे 9 के अंदर वहां पे डिवाइड करोगे तो ये जो होता है आपका कौन सा होगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है। यहाँ पर प्रेजेंट होगा राइट साइड के अंदर आपका लीवर प्रेजेंट होता है, क्योंकि अपन ने बात की थी कि राइट साइड का जो लंग्स होता है वो क्या होता है? लोअर होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होगा? एपिगैस्ट्रियम के अंदर भी होगा और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें शेप। शेप कैसी होती है? वेज शेप के अंदर होता है। कैसा होता है? वेज शेप के अंदर होता है। यहाँ पे 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है ए लार्ज राइट लोब, लार्ज राइट। जो राइट लोब होता है वो तो कैसा होता है? बड़ा होता है। और स्मॉल जो होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट लोब होता है। लीवर में अभी दिखाते हैं आपको कि जो राइट लोब होगा वो तो कैसा होता है? लार्ज होता है, लेकिन लेफ्ट लोब जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा ये एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं? अलग होते हैं। वहां पर एक लाइन प्रेजेंट होती है, लाइन ऑफ अटैचमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोला जाता है। उसके द्वारा राइट लोब और लेफ्ट लोब क्या होते हैं? दोनों आपस में अलग होते हैं। देखिए कौन सा है वो वहां पर। ये आपका लीवर है, ये आपका क्या है? लीवर है। तो ये तो बच्चों कौन सा हो गया? राइट लोब। कौन सा हो गया? राइट लोब। तो राइट लोब आपका ये प्रेजेंट है। तो बताइए राइट लोब बड़ा है नहीं बड़ा साइज के अंदर है? ये आपका लेफ्ट लोब है। ये कौन सा है? लेफ्ट लोब है। और ये कैसा है? स्मॉलर है, छोटा है। मैंने बोला ये किसके द्वारा सेपरेट हो रहा? अलग। एक बीच में क्या है? वहां पर देख सकते हो आप, ये सेपरेटेड वहां पे हो रहा है। इसको बोला जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहां पर ऊपर इसोफेगस, बिहाइंड पीछे है, एरोटा है आपका, इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं? ये आपके कॉमन बाइल डक्ट है या सिस्टिक डक्ट अपन बोल सकते हैं। सिस्ट के द्वारा गोल ब्लैडर से आ रही है, ये आपका गोल ब्लैडर है, यहाँ से बाइल डक्ट निकल रही है जिसको हम सिस्ट डक्ट के नाम से जान सकते हैं। ये वहाँ पर सारा मिलके जो सिस्ट गोल ब्लैडर से भी आती है, लीवर से भी आती है, पेनक्रियास से भी आते हैं, मिलके क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ये प्रेजेंट होती है। तो ये आपको वहाँ पे लीवर का डायग्राम में बनाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या लिखना है आपको? यहाँ पर इसके रिलेशंस के बारे में लिखना है कि वहां पर लीवर के ऊपर क्या प्रेजेंट है। सुपीरियर के बारे में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सुपीरियर और एंटरली क्या होगा? डायफ्राम प्रेजेंट होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होगी। क्या होगी? डायफ्राम होगा और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सुपीरियर बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट होता है और सामने की तरफ वहां पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होगी। नीचे की तरफ बात करें इंफीरियरली वहां पर, तो नीचे वहां पे स्टमक प्रेजेंट होता है, बाइल डक्ट्स होती हैं, ड्यूडोनम होता है, हिपेटिक फ्लेक्सर होता है कोलोन का, और राइट किडनी होगी और एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये आपको वहां पे ध्यान में रखना है। पीछे की तरफ बात करें पोस्टरली, तो वहां पे इसोफेगस होगा, अभी डायग्राम में देखा, इंफीरियर वेना कावा देखा, एरोटा वहां पर होता है, गोल ब्लैडर वहां पर प्रेजेंट होता है। लेटरली की बात करूं तो लोअर रिब्स प्रेजेंट होगी और डायफ्राम वहां पर प्रेजेंट होगा। लास्ट में आपको ब्लड सप्लाई के बारे में लिखना है कि ब्लड सप्लाई किसके द्वारा की जाती है। तो लीवर को करने वाली होती है आपकी हिपेटिक आर्टरी। कौन सी होती है बच्चों? हिपेटिक आर्टरी होती है। और पोर्टल वेन के द्वारा वापस क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो पोर्टल वेन के अंदर वापस आ जाता है
पोर्टल वेन के अंदर होगा, ये आपको ध्यान में रखना। और फंक्शन क्या करता है, तो मेटाबॉलिज्म का जो काम है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना, फैट का मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है, ये सारे जो काम है, टॉक्सिन्स क्या है, सारे जो फंक्शंस होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट किसके द्वारा किए जाते हैं, वहां पर आपके लीवर के द्वारा वहां पर किए जाते हैं। तो ऑल ओवर इतना आपको क्या करना है, लीवर के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है, लीवर के बारे में लिखना है। तो ये पढ़ा अपन ने किसके बारे में, लीवर के बारे में। तो ऑल ओवर इतना लिखना आपको काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए लीवर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन। कौन सा आएगा, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात करते हैं अपन किसके बारे में बच्चों, स्टमक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, स्टमक के बारे में। तो आपके स्टमक के बारे में बात करें तो स्टमक के बारे में आपको क्या क्या लिखना है वहां पर। तो स्टमक सबसे पहले आपको वहां पर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाकर आपको वहां पे बताना है कि स्टमक के कैसा होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, और काम क्या करता है ये भी आपको वहां पर लिखना है। देखिए और क्या अपन क्या बोल सकते हैं वहां पर, क्या क्या लिखना है वहां पर, कि जो स्टमक होता है कैसा होता है, सबसे डायलेटेड पार्ट होता है। कैसा होता है, डायलेटेड पार्ट होता है। आपको पता है डायग्राम में देखा आपने, डायलेटेड पोर्शन है वहां पर, कैसा है, डायलेटेड पार्ट है। पूरे ट्रैक्ट का कहां से कहां तक होता है, ये कार्डियक एंड टू पाइलोरिक एंड तक होता है। कार्डियक एंड जो है, जो ईसोफेगस आ रहा है आपका, ईसोफेगस से बाद में जो पॉइंट है वहां पर जहां पे कार्डियक एंड बोला जाता है, उस कार्डियक एंड से लेके जो पाइलोरिक जो एंड, जो पाइलोरस के अंदर पार्ट प्रेजेंट होने वाला है, वहां तक प्रेजेंट होने वाला कौन होता है, आपका स्टमक होता है। इसकी पोजीशन बतानी है आपको, शेप बोलता है जे शेप होती है, ठीक है। पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है आपका, एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है वहाँ पे आपका हाइपोकोंड्रिक जो रीजन है, ठीक है, अम्लाइकल रीजन है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैपेसिटी आपको वहाँ पे बतानी है कि 30 ml तो होती है, बच्चों की होती है, और 2 से 3 लीटर जो होती है वो कितनी होती है, एडल्ट की होती है। ये आपको कैपेसिटी बतानी है वहां पर। शेप जे शेप का होता है वहां पर। फंक्शन के बारे में बात करना है, काम क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है वहां पे कुछ समय के लिए, वहां पर डाइजेशन होता है वहां पर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है वहां पे, गैस्ट्रिक एसिड का वहां पर सीक्रेशन किया जाता है वहां पर। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट सारे वहां पर फंक्शन है लिखने। पार्ट्स के बारे में बताना आपको वहां पर कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए पार्ट कौन कौन से होते हैं वहां पर। ये आपका पार्ट होता है कार्डिया। कौन सा होता है, कार्डिया। ये आपका पार्ट होता है कार्डिया। ये आपका फंडस पार्ट होता है जो ऊपर डोम शेप के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं फंडस है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका बॉडी पार्ट होता है, और बॉडी पार्ट के अलावा ये आपका जो होता है पाइलोरस पार्ट होता है। कौन सा होता है, पाइलोरस पार्ट होता है। तो ये 4 पार्ट होते हैं आपके, इनके बारे में बताना है। इसके अलावा कर्वेचर के बारे में बताना है। ये आपका लेसर कर्वेचर होता है, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर होता है, ठीक है। ज्यादा एंगल बन रहा है तो ग्रेटर कर्वेचर, कम है तो वहां पर लेसर कर्वेचर। नीचे यहां से किससे जुड़ा होगा, ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, ऊपर किससे, ईसोफेगस से जुड़ा होता है, ठीक है। ये चीजें आपको वहां पर लिखनी है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई लिखनी है आपको कि ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होगी। तो वहां पे गैस्ट्रिक आर्टरी कर रही है वहां पर सप्लाई, कौन सी कर रही है, गैस्ट्रिक आर्टरी कर रही है, जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की क्या है वहां पर ब्रांच होती है। तो इनके बारे में आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो स्टमक में आपको इतना लिखना है, तो स्टमक आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, अगर बी की बात करें यहाँ पर, तो यो बात करते हैं यूट्रस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका कौन सा, यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस के बारे में पता होना चाहिए, जो कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर आपको यूट्रस देखने को मिलेगा। और यूट्रस के बारे में आपको लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये बिल्कुल आपको मिल सकता है। तो यूट्रस की बात करें यहाँ पे, ये एक थिक वाल होती है, इसकी पियर शेप होती है। ये कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, होलो मस्कुलर बोलेंगे इसको। कैसा होगा, होलो मस्कुलर ऑर्गन होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जहां पर यूरिनरी ब्लैडर तो उसके क्या होती है, सामने प्रेजेंट होती है, और जो रेक्टम होता है वो पीछे प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर तो सामने प्रेजेंट होगी, लेकिन रेक्टम क्या होता है बच्चों, वो पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहां पे क्या है, आपका यूट्रस प्रेजेंट होगा। इसके 7 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगा, मोटा होगा, थिक होता है।
इसका वेट की बात करूं बच्चों तो 30 से 40 ग्राम होता है। कितना होगा? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें 30 से 40 ग्राम होता है। कंपटीशन में देखा जाएगा तो वहाँ पे 60 से 70 ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स की बात ध्यान रखना, 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला था बॉडी, दूसरा होता है सर्विक्स और तीसरा होता है इस्तमस। बॉडी, सर्विक्स और इस्तमस 3 क्या होते हैं? मेजर यहाँ पर पार्ट प्रेजेंट होते हैं आपके यूट्रस के अंदर। तो आपको उनके पार्ट को बारे में बताना है वहाँ पर कि कौन कौन से वहाँ पर पार्ट होंगे। ठीक है, ये आपके सामने यूट्रस दिखाई दे रहा है, नॉर्मल यूट्रस दिखाई दे रहा है आपको, और इस यूट्रस के अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर बॉडी ऑफ द यूट्रस है, सर्विक्स है, ठीक है, और वहाँ पे बात की अपन ने वहाँ पर कि कौन सा होगा कि फंडस पार्ट, ये भी क्या है? बॉडी पार्ट के अंदर आ जाता है फंडिस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा आपका? इस्तमस पार्ट होता है। क्या होता है? इस्तमस पार्ट होगा, इस्तमस पार्ट होता है। उसके बाद वेजाइना आ जाता है आपके वहाँ पर, और यहाँ पर यूट्रस के अंदर लेयर की भी आप बताना वहाँ पे कि एंडोमेट्रियम लेयर होती है, मायोमेट्रियम होती है, और एक होती है आपकी वहाँ पर अपन बात करें पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर होती है, मायोमेट्रियम जो मिडल के अंदर होगी, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की तरफ वहाँ पर लेयर होती है। जब यही क्या होती है? ब्रेक होकर टूटती हो, जो महिलाओं के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर जो ब्लीडिंग आती है उसके अंदर यही क्या होती है? ब्रेक होकर टूट के क्या आती है? बाहर आती है। तो थोड़ा सा ये आपको डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ करना है यूट्रस के बारे में, और यूट्रस के वहाँ पे पार्ट बताने। फंडस भी यूट्रस का ही पार्ट है, बॉडी होती है यूट्रस के अंदर, इस्तमस होता है और सर्विक्स पार्ट होता है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा वहाँ पर इसकी पोजीशन बतानी है आपको। ठीक है, कि पोजीशन कौन सी होती है। नॉर्मली जो यूट्रस की जो पोजीशन होती है एंटीवर्टेड होती है और एंटी फ्लेक्स्ड होती है। कैसे होती है? एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्स। देखिए एंटीवर्टेड कैसी होगी, ये आपको बच्चों नॉर्मल वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कैसी पोजीशन दिखाई दे रही है आपको? नॉर्मल पोजीशन दिखाई दे रही है। तो नॉर्मल पोजीशन में क्या है? मैंने भी बोला कि पीछे तो क्या होता है बच्चों? रेक्टम होता है, और उसके आगे क्या होता है? ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसके बीच में क्या होता है आपका? यूट्रस प्रेजेंट होता है। ये तो नॉर्मल पोजीशन होती है, ये आपको नॉर्मल पोजीशन दिखाई दे रही है ऐसे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा क्या रहा है? कैसा है? अंदर की तरफ दस रहा है आगे से। तो ये अगर इस तरह से क्या हो रहा है? मूवमेंट कर रहा है वहां पर, इस तरह से जा रहा है, तो ये तो क्या होता है वहां पे? एंटीवर्टेड। ठीक है, और रेट्रोवर्टेड में क्या होगा? ये वहां पर क्या नॉर्मल तो ये, लेकिन अब कैसा हो गया? इस तरीके से होगा, बैक जा रहा है वहां पर, तो ये रेट्रोवर्टेड कंडीशन होती है। और एक होती है रेट्रोफ्लेक्स रे, वहां पर जो ये पोजीशन थी किधर उल्टी घूम गई, पूरी क्या हो गई वहां पर? ऐसे उल्टी घूम गई, ये होती है रेट्रोफ्लेक्स। तो ये नॉर्मल पोजीशन होती है। तो नॉर्मल पोजीशन जो होगी वो होगी एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको रिलेशंस बताने हैं कि यूट्रस के सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, लेटरल क्या है। ठीक है, तो ये भी जरूरी एग्जाम में कि आपको वहां पर रिलेशन से लिख के आना है। देखो काफी सारी चीजें आपको डेफिनेशन लिखने, उससे रिलेटेड कुछ बातें बतानी है आपको वहां पर, फिर रिलेशन से जरूर लिखने, आपको डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम का नाम आपको वहां पर लिखना है प्रत्येक डायग्राम का, ऐसा करना ही करना है। और लास्ट में आपको ब्लड सप्लाई जरूर लिखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके नंबर काट ले जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। ब्लड सप्लाई भी जरूरी है, डायग्राम भी जरूरी है, तो ध्यान रखना इन पॉइंट्स के बारे में आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पर ब्लड सप्लाई कौन कौन कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसको यूट्रस को 2 ब्लड सप्लाई करते हैं, 2 आर्टरी करते हैं। एक तो यूट्राइन करते हैं, एक आपकी ओवेरियन आर्टरी करते हैं। यूट्राइन और ओवेरियन। यूट्राइन आर्टरी होती है क्या, किसकी ब्रांच होती है? आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी की ही क्या होती है बच्चों? ब्रांच होती है। जबकि जो ओवेरियन आर्टरी होती है एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच होती है। ये आपका क्विक रिवीजन आप मान सकते हो कि आपको फटाफट क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत वहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से गौर से आप पढ़िएगा इसको। वेनस ड्रेनेज आपको यूट्राइन वेन के द्वारा देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर कर देगी? इंटरनल इलियक वेन के अंदर वहां पे ड्रेन कर देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नर्व सप्लाई की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा की जाती है, जिसमें सिंपैथेटिक होता है T12 से 11 L1, और वहां पे पैरासिम्पैथेटिक होता है आपका S2 S3 और S4। इनके द्वारा वहां पे नर्व सप्लाई की जाएगी। ठीक है, ऑल ओवर ये आपको वहां पर ब्लड सप्लाई के बारे में बात करनी है, लिखना है वहां पर। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट और आपका क्वेश्चन आई। कौन सा आएगा? आई के बारे में आपको पूछ सकता है, आपकी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आंखों के बारे में पूछ सकता है। कातिलाना आंखें, तेरी तो बड़ी कातिलाना आंखें, तू तो किसी को मार ही डालेगी, ऐसे बोल वचन करने वाले। ठीक है, आंखें सबकी सेम ही होती हैं। ठीक है,
बात करते हैं आई के बारे में। तो जो आई है आपको ये तो पता चल गया कि भाई ऑर्गन ऑफ द साइट है। आप इसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो, सुंदर सुंदर चीजें देख सकते हो, सुंदर सुंदर माहौल देख सकते हो, एनवायरनमेंट देखते हो आप, वहां पर सुंदर सुंदर कलियां देखते हो नहीं देखते हो, ठीक है, हाँ देखना चाहिए, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ साइट की बात करें, कहां पे प्रेजेंट होती है, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होती है। कहां पर होती है, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होती है, वो भी कहां पे, स्कल के अंदर। आपको ये तो पता है ना कि स्कल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल कैविटी प्रेजेंट होती है, और ऑर्बिटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आपका वहां पर आई प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा, इसका प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टेड होती है बोनी वाल के द्वारा, क्योंकि जो ऑर्बिटल कैविटी के अंदर क्या होता है, वहां पे दीवारें प्रेजेंट है, वाल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो दीवारें क्या कर रही हैं, आपको आंखों को बचाए रखने का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का वहां पर क्या कर रही है, काम कर रही है। इसके अलावा ऑर्बिटल कैविटी में क्या कंटेंट होता है, वहां पे मसल्स प्रेजेंट होती है आईबॉल की, जिसमें आप ये एक्सट्रिंसिक मसल्स आती है, इंट्रिंसिक मसल्स आती है, वो वहां पे प्रेजेंट होती है, नर्व प्रेजेंट होती है, वेसल्स वहां पर प्रेजेंट होती है, और लैक्रिमल ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होगा, जो वहां पर टीयर्स का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करता है। प्रत्येक आईबॉल है, आपको पता है कैसी होती है, कैमरा काम करता है। कैमरे का जो फंक्शंस होता है वो सारे काम अपने क्या करें, वहां पर आंखें के द्वारा किया जा रहा है, आई के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है प्रत्येक आई जो होगी, वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। असेसरी स्ट्रक्चर है आई की, वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन से पार्ट वहाँ पे असेसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो देखो आई लिड प्रेजेंट होता है, आई लेसेज होती हैं, आपके आईब्रोज होते हैं, आई लेसेज होती हैं, और लैक्रिमल अपरेटस वहाँ पे ये क्या है, असेसरी है वहाँ पर, किसके, आपके आई के कुछ पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो असेसरी है। तो ऑल ओवर इतना आपको किसके बारे में लिखना है, आई के बारे में लिखना है। और क्या क्या लिखना है आपको, आप वहाँ पे आई का डायग्राम बनाना है, क्या करना है, आई का वहां पर आपको डायग्राम बनाना है, आई के अंदर आपको दिखाना है वहां पे कि रेटिना लेयर कौन सी है, ठीक है, रेटिना कौन सी है वहां पर, कोरोइड कौन सी होती है वहां पर, ठीक है, ये आपको बताना है, स्क्लेरा कौन सी होती है वहां पर, ये आपको बताना है, ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ये आपका विट्रस ह्यूमर होता है, ये आपका विट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ पर आपका कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपका प्यूपिल पार्ट होता है, ये आपका कॉर्निया पार्ट होता है, ये आपके लेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस बोला जाता है, ये यहाँ पर सीलियरी बॉडी प्रेजेंट होती है, ये आपको ने पढ़ा स्क्लेरा होता है, ये आपकी कोरोइड होती है। तो ऑल ओवर आपको डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजें वहां पर लिखनी है, किसके बारे में, आई के बारे में, ठीक है। इसके अलावा वहां पे स्ट्रक्चर है आई की, तो आपको पता है स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होगा, तो आउटर फाइब्रस लेयर की मिलके बनी होती है, जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया पढ़ा अपन ने, मिडल जो होती है वेस्कुलर लेयर होती है, उसमें कोरोइड प्रेजेंट होता है, सीलरी बॉडी प्रेजेंट होती है, आइरिस प्रेजेंट होता है, और एक होती है इनर नर्वस लेयर, जिसमें क्या होता है, रेटिना। तो ये स्ट्रक्चर है आई की, और स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर ये वहां पर पार्ट क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे। इनके बारे में आपको वहां पर शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐसे नाम ही आप लिख सकते हो, वहां पर लेंथ दी क्वेश्चन नहीं पूछा तो आप इतना ही आपको वहां पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई के बारे में आपको लिखना है कि ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसके द्वारा सप्लाई की जा रही है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी के द्वारा वहां पर आई को वहां पर क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है बच्चों वो सप्लाई की जा रही है। वेनस ड्रेनेज कहां से देखने को मिलेगा, सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना ड्रेन वीनस ब्लड फ्रॉम द रेटिना, कौन सी कर रही है वहां पर सेंट्रल वेन के अंदर, सेंट्रल वेन के अंदर वहां पर जो वीनस ब्लड है वो वहां पर ड्रॉप हो जाएगा, इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आए उससे पहले अपन कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो बच्चों अपने को क्या है, अभी तो आसमान तोलना बाकी है, तो अपने को मेहनत करनी है, अपने को सफलता को क्या करना है, चूमना है,
ठीक है, और अपने को बहुत अच्छे से बहुत फर्स्ट क्लास पेपर करना है और बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स आपको क्या करने हैं, गेन करने हैं। ठीक है, तो अभी तो असली मंजिल तो अपने को क्या है, पाना बाकी है। अभी तो कुछ स्टेप्स चल रही है, इन्हीं को क्या करो, कवर करो और आगे चल के अपने को क्या बनना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पास होना जरूरी है। ठीक है, अपने को वहां पर पास होना जरूरी है। ठीक है, इसी संकल्प के साथ, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे अपन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड का डी। सेकंड का डी क्वेश्चन आता है आपका टिश्यूज के बारे में पूछ सकता है। काफी बार है जो क्वेश्चन टिश्यू के बारे में डायरेक्ट पूछा गया है, या कई बार होता है बच्चों वहां पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछ ले, या कई बार होता है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, कई बार होता है केवल एपिथेलियल टिश्यू दे दे, कई बार वहां पे कनेक्टिव टिश्यू आपको दे दे। तो कैसे भी दे, आपको अगर टिश्यू पूरे अच्छे से आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए क्या होता है टिश्यू, टिश्यू किसको बोलते हैं, तो टिश्यू आप सभी को पता है कि वहां पर क्या होता है, कलेक्शन होता है सेल्स का, सेल्स का कलेक्शन। बोल सकते हैं कि काफी सारी सेल्स मिलकर, काफी सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। काफी सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं, टिश्यू बना रही हैं। तो उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। एंड एसोसिएटेड विद इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए वहां पर कोई स्पेशलाइज्ड वहां पे इंट्रासेलुलर मटेरियल भी प्रेजेंट हो सकता है, उसको भी अपन वहां पे टिश्यू कह सकते हैं। तो आप सिंपल सा आगे बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ द सेल्स, उसी को क्या बोल देंगे, टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, वहां पर उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखें अगर बच्चों, तो क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो आपको एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में क्या क्या लिखना है कि ये कैसी लेयर है, कैसी लेयर है ऑफ सेल दैट कवर द अदर सरफेस ऑफ, सिंपल सा है, एपी मतलब क्या है, अपॉन। ठीक है, थीलियम का मतलब है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाले क्या हैं आपके, वो आपके टिश्यूज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टिश्यूज कहलाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाले आपके सारे क्या कहलाएंगे बच्चों, वहां पर टिश्यू कहलाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है ये किस पे ग्रोथ कर रहे हैं, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के क्या ऊपर, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर अगर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। ये आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपके कह सकते हैं कि वहां पर जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, स्मूथ ऑर्गन के इनर जो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है वहां पर प्रेजेंट होते हैं और आपके ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियम का मतलब होता है मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाले जो हैं उनको बोला जाता है अपने एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट देखिए काम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं और सीक्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, और सेंसरी रिसेप्शन का काम भी करेंगे। क्लासिफिकेशन देखिए बच्चों कौन कौन सा होगा, सिंपल टाइप के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, पॉस्ट सूडो बोलते हैं अपन, सूडो स्ट्रेटिफाइड टाइप का होता है और स्ट्रेटिफाइड, ये तीन टाइप के वहां पे आपके एपिथेलियम टिश्यू आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें आप डायग्राम देख सकते हो कौन कौन से आते हैं, इनमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आपको पढ़ा होगा आपने अच्छे से कि सिंपल स्क्वामस आता है, कौन सा आता है, सिंपल स्क्वामस, जहां पे आपको देखने केवल सिंपल में क्या है वहां पर प्रेजेंट है, वहां पर आपकी टिश्यूज। ठीक है, वो आपके आता है सिंपल। एक आता है सिंपल क्यूबॉइडल, जो क्यूब शेप के अंदर होता है, किसमें होता है, क्यूब शेप के अंदर। एक होता है सिंपल कोलुमनार, जो एक कॉलम के अंदर होता है, कॉलम के रूप के अंदर होता है, किसमें होता है, कॉलम के अंदर। ठीक है, इस टाइप में क्या बना दिया, कॉलम्स बन गए। ठीक है, और इसमें इस टाइप में है तो वो कहलाएंगे आपके कोलमनार टिश्यूज कहलाते हैं। कॉलम टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उसको कोलमनार बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पर स्ट्रेटिफाइड टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड टाइप के होते हैं, मतलब कहाँ पे, मल्टीपल लेयर। ये क्या है, एक लेयर हो गई,
फिर दूसरी लेयर हो गई। तो मल्टीपल लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होते हैं। स्ट्रेटिफाइड कोबेडल जहाँ पे 2 लेयर वहाँ पर प्रेजेंट है, क्यूब शेप के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड कोलमनार जहाँ पे क्या है मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पे कॉलम शेप के अंदर प्रेजेंट है। सूडो स्ट्रेटिफाइड वहाँ पर, ठीक है, ये भी क्या है वहाँ पर आपके इस टाइप के आपको जो दिखाई देंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं। और ट्रांजिशनल हैं आपके ये इस टाइप के होते हैं। तो ये सारे किसके हैं एपिथेलियम टिश्यूज के ही बच्चों क्या है वहाँ पर टाइप है, किसके हैं एपिथेलियम टिश्यूज के वहाँ पर टाइप है। आपको नाम लिखना है वहाँ पर शॉर्ट के अंदर अगर पूछा जाए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। सेकेंड कौन सा आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये काम क्या कर रहे हैं कनेक्शन क्या बना रहे हैं, नाम में है कनेक्शन का, कनेक्शन और सपोर्ट के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कनेक्शन और सपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके उनकी बात करें से पहले फंक्शन, ये स्टोरेज ऑफ द एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और इंजरी जो भी इंजरी हुई है, इंजरी जो चोट लगी है उसको क्या करना, उसको रिपेयर करने का काम भी करते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, लूज एरोलार टिश्यूज होते हैं, डेंस कोलेजियस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा आप सिंपल सा ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन और सबसे सिंपल बता देता हूं मैं कौन कौन से होते हैं, देखिए और कौन कौन से सिंपल वहां पे क्लासिफिकेशन हो सकता है वहां पे आपका, देखिए कौन सा क्लासिफिकेशन होगा उसकी बात करें अपन यहां पर। तो देखिए इसमें क्लासिफिकेशन आता है आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, वहां पे वो आता है आपका स्केलेटल, कौन सा आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, कौन सा आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है आपके बोन और कार्टिलेज के बीच में, बोन और कार्टिलेज के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उसको वो आता है आपके स्केलेटन टिश्यूज उनको बोला जाता है। और ये क्या करते हैं वहां पर मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम आपके स्केलेटल वहां पे जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनके द्वारा वहां पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान, एक होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, एक होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट के लिए वहां पर रेस्पॉन्सिबल हैं, और ये किसके लिए बोन और आपका कार्टिलेज स्केलेटन जो टिश्यूज है वो दोनों काम कर रहे हैं वहां पे, ये वहां पर क्या कर रहे हैं सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी क्या कर रहा है वहां पर सपोर्ट देने का काम कर रहा है आपके, जैसे कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें, यहां तक अपन ने बात की। नेक्स्ट आता है थर्ड आपका मस्कुलर टिश्यू, कौन सा है बच्चों मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू किससे रिलेटेड है, मसल्स से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है मसल्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मस्कुलरेचर ऑफ द बॉडी किसके द्वारा, मसल्स के द्वारा, या किसका मस्कुलेचर है उसको अपन बोल रहे हैं वहां पे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे मसल्स कंसिस्ट होती हैं, क्या होती हैं मसल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसमें हेल्प करता है, ये बॉडी के काफ़ी सारे मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट करवाता है अपने बॉडी पार्ट को। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला होता है स्मूथ टाइप होता है जिसको इनवॉल्यूंटरी बोला जाता है, ये आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है स्ट्रेटेड टाइप की मसल्स होती हैं, वो वॉलंटरली होती हैं, वो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं। और होते हैं कार्डियक, जो दोनों टाइप की होती हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों टाइप की होती हैं, वो आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। आपको ये तो पता होगा मायोसाइट किसको बोलते हैं, मसल फॉर्मिंग सेल, मसल फॉर्मिंग सेल को क्या बोला जाता है, मायोसाइट बोला जाता है। तो इतना आपको लिखना है वहां पर, ठीक है। फोर्थ आता है नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वहां पर अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के लिए वहां पर क्या आपका नर्वस टिश्यू वहां पर रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वहां पे न्यूरोलजिया क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और वहां पर न्यूरोलजिया पाया जाता है। ये आपको वहां पर देखना है, वहां पर आपने पढ़ा होगा सेंसरी टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, वहां पर आपने पढ़ा होगा मोटर टाइप के न्यूरॉन होते हैं, और आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी टाइप के जो न्यूरॉन होते हैं उनको एफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है,
तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट से, सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं कि यहाँ से बॉडी पार्ट से आपके ब्रेन तक जो क्या लेके जा रहे हैं, इंपल्सेस लेके जा रहे हैं, सिग्नल लेके जा रहे हैं, वो आपके सेंसरी कहलाते हैं। और मोटर कहलाते हैं, जो ब्रेन से आपके कहाँ ला रहे हैं, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो आपके मोटर कहलाते हैं। और मिक्स जो दोनों काम वहाँ पर करते हैं वो आपके नर्वस टिश्यू होते हैं। ये आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ऑल ओवर टिश्यूज के बारे में सुपरफिशियल मैंने बता दिया आपको। किसी भी टाइप का टिश्यू आपसे पूछे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खतरनाक, ये भी, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन की, ब्रेन के अंदर कौन कौन से वेंट्रिकल्स वहां पे प्रेजेंट है, उनके बारे में बात करेंगे अपन यहां पर। तो देखिए वेंट्रिकल्स जो होंगे ब्रेन के अंदर, वो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं कि वहां पर एंटीरियर ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। एक प्रकार से कैविटीज की क्या होती है, सीरीज होती है। इनका ध्यान रखना, सीरीज ऑफ कैविटीज को जो किसके द्वारा फिल्ड होती है, जो बड़ी भी होती है सीएसएफ के द्वारा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा काफी सारी जो कैविटीज होती हैं सीरीज के अंदर होती हैं, वो फिल होती हैं। और उन्हीं कैविटीज को क्या बोल दिया जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है। सीरीज ऑफ कैविटीज के अंदर वहां पे सीएसएफ भरा हुआ होता है, उसी को बोल दिया जाता है, क्या बोलेंगे बच्चों, वेंट्रिकल्स बोला जाता है उन्हीं को। वो कौन कौन से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। कौन से होते हैं, राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं। लेटरल जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल होता है और वहां पर फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। और कौन सा होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है यहाँ पर आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर सेरेब्रल एक्वेडक्ट के द्वारा वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे इंफीरियर हॉर्न होता है, वहाँ पर पोस्टीरियर हॉर्न होता है, ये वहाँ पर प्रेजेंट हो गए। एंटीरियर फ्रंटल हॉर्न प्रेजेंट होता है। आपको डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और इनके बारे में बताना है कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, थर्ड फोर्थ के साथ जुड़ा होता है, किसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पर वेंट्रिकल्स के बारे में बतानी है शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ओवरी के बारे में बात करें। थर्ड क्वेश्चन का अपन फर्स्ट बात करें, सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखें तो ओवरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओवरी जो फीमेल्स के अंदर पाई जाती है और फीमेल्स के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर सकते हैं आपसे कि ओवरी के बारे में लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए ओवरी के बारे में। तो आपको लिखना है कि ये फीमेल गोनाड्स है। बता दीजिए फीमेल गोनाड्स, ये ना मेल गोनाड्स तो नहीं है। तो बच्चों ये फीमेल गोनाड्स हैं, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओवरी। और कितनी होती है, 2 होती है। नंबर्स में कितनी होती हैं, 2 होती है। प्रेजेंट कहाँ होती है, प्रत्येक साइड ऑफ यूट्रस, ईच साइड ऑफ द यूट्रस इन ए फोसा, ठीक है। यूट्रस के प्रत्येक साइड में अपने क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पे होगी, लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, पेल्विस के लेटरल वॉल में, लेटरल साइड के अंदर क्या होते हैं, वहां पर ओवरी प्रेजेंट होती हैं। इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इसके पीछे तो क्या होगा, यूरेटर प्रेजेंट होता है। इसके सामने अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट होती है। फ्लोर की बात करें तो वहां पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो मसल्स होती है वो प्रेजेंट होगी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व प्रेजेंट होगी और वहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसकी शेप या साइज की बात करें तो ओवॉइड इन शेप के अंदर होता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होगा और 1 सेंटीमीटर वहाँ पे थिक होने वाला है, ठीक है। इतना आपको ओवरी के बारे में लिखना है। ओवरी का आपको डायग्राम बनाना है, ओवरी के बारे में आपको बताना है कि वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे ओवरी का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी ओवम, प्राइमरी फॉलिकल्स किस तरह से बन रहे हैं, सेकेंडरी ओवम किस तरीके से बन रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल किस तरह से बन रही है, ग्राफियन फॉलिकल वहाँ पे रप्चर होती है, ठीक है। और वहाँ पे किस तरीके से जब फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको वहाँ पे लिखना है। ओवरी का आपको डायग्राम बनाना है ओवरी कर्व के बारे में पूछा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा कलर की बात करें यहाँ पर कि कलर कैसा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है वहाँ पर कि जो पिंक कलर होगा यंगर एडल्ट के अंदर और ग्रेस होता है ओल्डर वुमेन के अंदर। ब्लड सप्लाई की ध्यान रखनी है वहाँ पे कि कौन करेगा, ओवेरियन आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती होगी, जो किसकी ब्रांच होती है, एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच होती है। इसके अलावा ओवरियन वेन के द्वारा वापस ड्रेन कर लिया जाएगा
ओवरिन वेन के द्वारा ड्रेन करेगा किसके अंदर, ये ड्रेन करेगा इंफीरियर वेना कावा के अंदर, और लेफ्ट वेन ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, वहां पर क्या कर देगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस से ड्रेन कर देती है। नर्व सप्लाई देखा जाए तो सिंपैथेटिक T1 और T11 के द्वारा किया जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम वेगस नर्व के द्वारा वहां पर किया जाता है, ये आपको देखना है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके थर्ड क्वेश्चन के अंदर ह्यूमरस बोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमरस बोन के बारे में बात करते हैं, इस बोन के बारे में बात करें, ठीक है। तो ह्यूमरस बोन आपसे पूछ सकता है, लॉन्ग बोन करके भी आपसे पूछ सकता है, कौन सी, लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन के बारे में आपको फीमर के बारे में बात करना है वहां पर, उसके बारे में लॉन्ग बोन में आप ह्यूमरस का भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें यहाँ पे ह्यूमरस के बारे में, तो ये लॉन्ग बोन है आर्म की, किसकी बाम है, आपके आर्म की क्या है, लॉन्ग बोन है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट हैज अपर एंड होता है और लोअर एंड होता है, और एक शाफ्ट होता है, ठीक है। अपर एंड, लोअर एंड और वहां पर शाफ्ट प्रेजेंट होता है। अपर एंड की बात करें यहाँ पर, ये क्या दिखाता है, हेड, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल्स। अपर पार्ट में वहां पर हेड पार्ट प्रेजेंट होगा, ग्रेटर और लेसर वहां पर ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा। शाफ्ट जो पोर्शन होता है ये सर्कुलर होगा, क्रॉस सेक्शन इन द अपर पार्ट एंड ट्रायंगुलर होता है क्रॉस सेक्शन इन द लोअर पार्ट। अपर पार्ट में तो कैसा होगा, सर्कुलर, लोअर पार्ट में ट्रायंगुलर शेप के अंदर वहां पे प्रेजेंट होगा। लोअर एंड की बात करें तो एक्सपांडेड होता है, साइड टू साइड, साइड से क्या होगा, इस तरीके से एक्सपांडेड होता है, ठीक है। साइड टू साइड हैविंग आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर का मतलब दूसरी किसी जोन के साथ क्या होगा, वो जुड़ेगा, आर्टिकुलेशन होगा और किसी दूसरे पॉइंट के साथ में, ठीक है। इतना आपको लिखना है। इसके अलावा आपको ये आपको डायग्राम वहाँ पे शो ड्रॉ करना है, ह्यूमरस बोन का वहाँ पे बताना है। तो अपर एंड में अपने बात की लेसर ट्यूबरकल है वहाँ पे, ग्रेटर ट्यूबरकल है वहाँ पर, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट है वहाँ पर, ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है, एनाटोमिकल नेक पार्ट होता है, सर्जिकल नेक होती है वहाँ पर, ठीक है। आपका वहाँ पर बात करें, ये वहाँ पर आपका डेल्टो ट्यूबरसिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लेटरल सुप्रोकॉन्डाइलर रिस प्रेजेंट होगा, रेडियल फोसा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये मैंने बोला डायलेटेड जो लोअर पार्ट होता है, इसकी बात की, ये आपका अपर पार्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। और आया आपका क्या है वहाँ पर, शाफ्ट पोर्शन है, ये कोरोनेड फोसा प्रेजेंट होता है, ओलिक्रोन फोसा होता है। कहने का मतलब आपको ये डायग्राम वहाँ पे क्यों करना है और वहाँ पर इसका क्या बनाना, आपके नामांकन आपको वहाँ पर करना है, नोमेनकल्चर आपको इसका करना है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन का, वो बात करें सेरिब्रम के बारे में। किसके बारे में बात करें बच्चों, सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। यहाँ पे क्या होता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं एक सिकल शेप फोल्ड के द्वारा, उसको बोला जाता है फाक्स सेरिबरी। फाक्स सेरिबरी क्या करता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो मीडियन कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फीचर प्रेजेंट होगा सेरिब्रम में, वो क्या करेगा, किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, मीडियल सर्फेसेज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बारे में लोब के बारे में देखना है कि एक तो होता है फ्रंटल लोब प्रेजेंट होता है सेरिब्रम में, एक होता है पेराइटल लोब, एक होता है ओसिपिटल और एक होता है टेम्पोरल। तो ये लोब के बारे में आपको लिखना है वहाँ पर, कौन कौन से लोब होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा आपको डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ करना है कि आपका क्या है वहाँ पर सेरिब्रम है, ठीक है। ये आपका कौन सा होता है, वहाँ पर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन सा होगा, वहाँ पर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपका होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और एक तरफ होता है आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक तरफ होगा आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये होगा आपका राइट है, और ये किसके द्वारा, सेरिब्रल फीचर्स के द्वारा क्या किया जाएगा वहाँ पर, फाक्स सेरिब्री के द्वारा क्या किया जा रहा है वहाँ पर, इसको बीच में से अलग किया जा रहा है। ये अपन को पढ़ना है, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखना है वहाँ पर, देखिए इसके पोल्स के बारे में लिखना आपको,
ठीक है। यहाँ पर 3 पोल प्रेजेंट होते हैं, 3 सरफेस प्रेजेंट होती है। पोल में क्या होता है, एंटीरियर तो फ्रंटल पोल होगा, पोस्टीरियर ओसिपिटल पोल होगा, और वहाँ पर टेम्पोरल वहाँ पर पोल प्रेजेंट होगा। सरफेस में सुपीरियर लेटरल, मीडियल और इंफीरियर, इनके आपको नाम वहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन का पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, उसके बारे में बात करें। इसको हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस सेरेब्रम भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके ब्रेन के अंदर बात कर रहे हैं। और इसकी जो साइज होती है पी के समान होती है, मटर के दाने के वहाँ पे समान होगी आपके हाइपोफाइसिस सेरेब्ररी की, ठीक है। ये हाइपोफाइजल फोसा जो होता है, ये सेला टर्सी का उसको जो बोला जाता है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके जो स्पिनोइड बोन है, बोल रहे हैं स्पिनोइड के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा it is suspended from the floor of the third ventricle of the brain by narrow stalk called infundibulum। ये किसके द्वारा सस्पेंडेड होती है, वो वहाँ पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है, आपके नैरो पार्ट बोल रहे हैं, स्टाल्क बोला जाता है, जिसको इनफंडिबुलम बोला जाता है, उसके द्वारा क्या होगी, सस्पेंडेड होती हैं। एक फोल्ड प्रेजेंट होता है जिसकी क्या होती है, कवर होती है, उस फोल्ड का नाम है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मेनिंजेस के अंदर आता है, पायोमीटर, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर आते हैं। तो इसमें ड्यूरामीटर के द्वारा क्या होगी बच्चों, ये कवरे होती है। इसके अलावा ऑप्टिकाइज्मा ये प्रेजेंट होगा एंट्रली ओवर द डायफ्राम सेला, ठीक है। डायफ्राम सेला के एंट्रली क्या प्रेजेंट होगा, वहां पर होगा प्रेजेंट होगा वहां पर काइज्मा। The hypophysis cerebri is one of the most important endocrine gland। ये भी ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है आपकी, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोफाइसिस सेरेब्री वहां पर प्रेजेंट होगी। चलिए नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर अपन ये आपको वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बनाना है, वहाँ पर आपको दिखाना है। आपका हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पर, यहाँ पे एंट्री पिट्यूटरी है, वहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ठीक है। एंट्री पिट्यूटरी को अपन क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर अपन बोल रहे हैं हाइपोफाइसिस बोला जाता है। इसको अपन न्यूरोहाइपोसिस बोलते हैं वहाँ पर, और क्या बोलेंगे, न्यूरोहाइपोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बोलना है। वहाँ पर ऑप्टिकाइज्मा के बारे में बात की वहाँ पर, ठीक है। पेरस ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी स्टाल के नाम से भी जानते हैं, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, ठीक है। ये बीच में जो प्रेजेंट होगा पेरस इंटरमीडिया प्रेजेंट होगा। ऑल ओवर आपको डायग्राम वहाँ पे बनाना है, ठीक है, नाम लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ सब डिविजन्स हैं। तो एंटीरियर पार्ट होगा पेरस एंटीरियर, इंटरमीडिएट पार्ट होगा पेरस इंटरमीडिया, और पोस्टीरियर पार्ट होता है पेरस पोस्टीरियर। ये आपको लिखना है। ब्लड सप्लाई के बारे में लिखना है कि कौन सप्लाई करेगा। पहले बात तो हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है। कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है। और किसके द्वारा सप्लाई की जा रही है, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी के द्वारा सप्लाई की जा रही है, और इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी के द्वारा वहां पे सप्लाई की जा रही है। हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट करती है भी ध्यान में रखना है। एंटी पिट्यूटरी करती है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टिकुलर TSH बोलते हैं उसको, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है। ये आपके एंटी पिट्यूटरी के द्वारा किए जा रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ADH एंटी डायरेक्टिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ये आपको ध्यान में रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को क्या करते हैं, सीक्रेट करती है। चलिए इतना आपने लिख दिया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एरोटा ई, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एरोटा। तो एरोटा के बारे में बात करें, वहां पर आपसे पर्टिकुलर एरोटा भी पूछ सकता है या आपको कंप्लीट एरोटा के बारे में पूछ सकता है। देखिए एरोटा क्या होगा, तो सबसे बात करें यहां पे तो लार्जेस्ट आर्टरी होगा। कैसा होगा, लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। अब आपको पता है कि काम क्या करता है ये, तो एरोटा जो होगा हार्ट से क्या है कनेक्टेड है वहां पर, तो वो क्या कर रहा है ऑल ओवर पूरी बॉडी के अंदर बच्चों क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, ब्लड भेजने का काम कर रहा है एरोटा के अंदर, एरोटा के द्वारा। तो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। और कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये पता है आप लोगों को, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां से क्या होगा, वहां पर एरोटा निकल रहा है, यहां से क्या होगा, एरोटा निकल रहा है, इस तरीके से एरोटा निकल रहा है वहां पर। और एरोटा में क्या होता है, यहाँ पे यहां से स्टार्ट होता है, इसको बोला जाता है असेंडिंग, बढ़ते हुए असेंडिंग। ये होता है यहाँ पे आर्च ऑफ जो कर्व होता है, आर्च ऑफ एरोटा, और ये आ जाता है आपका डिसेंडिंग एरोटा। ये एरोटा के कुछ क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है।
अब देखिए पार्ट्स की बात करें, असेंडिंग एरोटा भी बताया, आर्च ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग में भी आता है थोरेसिक, जो थोरेक्स के अंदर अगर आ रहा है, थोरेक्स पार्ट के अंदर आ रहा है तो थोरेसिक वर्टिब्रा, और एब्डोमेन के अंदर आ जाएगा तो एब्डोमिनल एरोटा। ये आपको ध्यान में रखना है कि असेंडिंग कौन सा है, आर्च। कई बार होता है यहाँ पे आर्च ऑफ एरोटा के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आगे और क्या लिखना है। आर्च ऑफ एरोटा के बारे में बात करें थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, सुपीरियर प्रेजेंट होता है मीडिया स्टेनम के अंदर और बिहाइंड द मेनुब्रियम। जो स्टेनम है आपका, स्टेनम का जो ये पार्ट होता है ये आपका मेनुब्रियम है। इस मेनुब्रियम पार्ट के अंदर क्या होगा, वहां पे पीछे प्रेजेंट होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड कोस्टोस्टेनल जॉइंट से स्टार्ट होता है राइट साइड के अंदर, और कंटिन्यूएशन होता है किसके साथ, असेंडिंग एरोटा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये कंटिन्यूएशन करेगा नीचे डिसेंडिंग एरोटा के साथ। कहने का मतलब ये बात कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे प्रेजेंट है, तो यहाँ से तो असेंडिंग एरोटा के साथ कंटिन्यूएशन है और यहाँ से डिसेंडिंग एरोटा के साथ कंटिन्यूएशन है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होने वाला कौन सा होता है, आर्च ऑफ एरोटा होता है। इसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये कुछ क्या होती है इसकी ब्रांचेज होंगी। नेक्स्ट आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है एरोटा का, और ये क्या करता है, इट में आल्सो गिव राइज टू फॉलोइंग ब्रांचेज। और कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, किसको देता है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और कुछ फर्दर क्या होती हैं इसके ब्रांचेज होती हैं। ये आपको असेंडिंग एरोटा है, ये आर्च ऑफ एरोटा है, ये डिसेंडिंग एरोटा है, ठीक है। यहाँ से ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकल रही है, यहाँ से कौन सी निकल रही है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है। यहाँ से फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल जाती है, कौन सी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इलियक आर्टरी है वहाँ पे, ठीक है। ये राइट साइड के अंदर, वहाँ पे अपन बोल रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर, ये आपके राइट साइड के अंदर है। तो ये थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखना है कि ब्रांचेज कौन कौन सी होती है आर्च ऑफ एरोटा के बारे में, इतना आपको वहाँ पर लिखना है बच्चों। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4 का ए, सर्कल ऑफ विलाइज। सर्कल ऑफ विलाइज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। सर्कल, सर्कल का मतलब आपको इस तरह के सर्कल के अंदर प्रेजेंट होना, ठीक है। तो देखिए ये कैसा होता है, आर्टरिया का, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज का काफ़ी सारी आर्टरीज मिलकर अपन बोल सकते हैं एनास्टोमोसिस वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। वो प्रेजेंट होगी किसके अंदर, इंटरपेडिकुलर फोसा के अंदर। इंटरपेडिकुलर फोसा के अंदर आपके ब्रेन के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनके बीच में वहाँ पे क्या है, आर्टरी का क्या होना, एनास्टोमोसिस होना, वो किसके अंदर आता है, सर्कल ऑफ विलाइज के अंदर आता है। ये कैसे होती है, पॉलीगोनल होती है शेप के अंदर, और कहाँ से, एक्सटेंड बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स एंड द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फीचर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सुपीरियर बॉर्डर, ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो तो किसका होगा, पॉन्स का होगा, और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वहाँ पर फीचर प्रेजेंट होता है, उसके बीच में वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और पॉलीगोनल शेप के अंदर होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होगा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज का क्या हो रहा है, वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन हो रहा है, जो किसको कनेक्ट करती है, जो राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को क्या कर रही है, वहाँ पर क्या कर रही है, कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ विलस, जो सर्कल ऑफ विलस है उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको कनेक्ट करने का काम करवाया जा रहा है। द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी फॉर्म्स द एंट्रोलेटरल पार्ट ऑन ईच साइड। जो एंटर सेरेब्रल आर्टरी होगी वो प्रत्येक साइड के अंदर एंट्रोलेटरल पार्ट का क्या करेगी, वहाँ पे फॉर्मेशन करेगी, और जो लेटरल पार्ट होगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा, प्रत्येक साइड के अंदर उसके द्वारा उसका फॉर्मेशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है सर्कल ऑफ विलाइज का, ये आपको बनाना है वहाँ पर। ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। ये सर्कल ऑफ विलेज का पूरा डायग्राम है। ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपको दिखाई दे रही है, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दिखाई दे रही है, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वहाँ पर, ये बेसिलर आर्टरी है वहाँ पर, ये वर्टिबुलर आर्टरी है। इसके द्वारा कंप्लीट आपका एक सर्कल ऑफ विलेज वहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए और क्या और बात करें यहाँ पर इससे रिलेटेड, और बात करते हैं। तो देखिए सर्कल ऑफ विलेज के बारे में और बात करें तो क्या बताना चाह रहा है आप लोगों को, देखिए द सर्कल ऑफ
कंप्लीटेड पोस्टरली बाय द बाइफर्केशन। पीछे से अगर किसके द्वारा होगा, ये बाइफर्केशन के द्वारा वहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और बेसिलर आर्टरी, पीछे क्या प्रेजेंट है, बेसिलर आर्टरी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। और फंक्शन क्या करता है, ये इक्वलाइज करना प्रेशर को, ब्लड फ्लो का प्रेशर को इक्वलाइज बनाए रखने के लिए दोनों साइड के अंदर ब्रेन के, आपकी ब्रेन के दोनों साइड के अंदर जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज, उसको बराबर बनाए रखने के लिए वहां पर क्या रेस्पॉन्सिबल, आपका सर्कल ऑफ विलाइज रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एनास्टोमोसिस करता है, प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव रूट थ्रू विच ब्लड, मतलब एनास्टोमोसिस के द्वारा एक नया रूट और आपको क्या मिल सकता है, वहां पे मिल सकता है, जिसके द्वारा ब्लड वहां पे फ्लो करवा रहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू और बेसिलर आर्टरी के थ्रू। मे बी द डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कहने का मतलब बेसिलर आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी, वो भी क्या कर सकती है, आपके ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई की नीड होती है, जरूरत होती है, तो वो भी क्या कर सकती है बच्चों, ब्लड सप्लाई वहां पर कर सकती है। ये यहाँ तक अपन ने देखा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका लंग्स के बारे में। आपने पढ़ा है लंग्स के बारे में अच्छा से कि लंग्स कहाँ है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और ये असेंशियल ऑर्गन होता है, रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। मेन फंक्शन करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजनेट ब्लड करना। लंग्स क्या करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है, ठीक है। लंग्स को, आपके ब्लड को क्या करना, प्यूरिफाई करने का काम करता है। और ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। नॉर्मल लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइट पिंक के कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट पिंक के अंदर होते हैं। लेकिन अगर अपन पोल्यूटेड एरिया के अंदर रहेंगे, अपन गंदे इलाके के अंदर रहेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह है, ज़्यादा वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ उसकी वजह से अपना जो लिविंग पैटर्न की वजह से जो पर्सन का जो लंग्स होगा वो कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक लंग्स है वो कोनिकल शेप के अंदर होता है। वहाँ पे डबल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको सीरस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, उसको प्लूरा बोला जाता है। लंग्स के और क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरा प्रेजेंट होता है, डबल वहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन की वहाँ पे लेयर प्रेजेंट होती है। किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, हार्ट के द्वारा, ठीक है। और ग्रेट वेसल्स के द्वारा वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर सेपरेटेड होते हैं। मिडल मीडियस नम के द्वारा वहाँ पर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। या आपको लंग्स का डायग्राम बनाना, वहाँ पे राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, ठीक है, ट्रेकिया है, लेरिंग्स प्रेजेंट है, राइट लोब है। ये आगे बात करते हैं कौन कौन से लोब होते हैं, आपको डायग्राम वहाँ पे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि पार्ट कौन कौन से होते हैं। पार्ट होता है अपेक्स और बेस। अपेक्स और बेस, ऊपर वाला जो है अपेक्स से, नीचे क्या है, बेस प्रेजेंट है, सरफेस प्रेजेंट है, कोस्टल सरफेस होती है, मीडियल सरफेस प्रेजेंट होती है, लॉब प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग्स के अंदर 2 लोब होते हैं, अपर और मीडियल। 3 लोब होते हैं, कितने होते हैं, राइट के अंदर 3 लोब होते हैं, अपर मिडिल और लोअर होते हैं। लेफ्ट के अंदर वहाँ पे 2 ही होते हैं, अपर और लोअर। ये यहाँ पे लोब प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग होती है, शॉर्टर होती है, ब्रॉडर होती है। राइट लंग कैसे होती है, छोटी होती है लेकिन ब्रॉड होती है, जबकि लेफ्ट लंग जो होती है लंबी होती है और नैरोवर होती है। कैसे होती है, नैरोवर, ठीक है। राइट लंग के अंदर कितना होता है, 700 ग्राम होता है और लेफ्ट के अंदर कितना 600 ग्राम वहाँ पे वजन होता है। आर्टरियल सप्लाई भी लिखनी है आपको, इसके द्वारा सप्लाई की जाएगी, ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वहाँ पे सप्लाई की जाती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें, वहाँ पे ब्रोंकियल और पल्मोनरी वेन के द्वारा वहाँ पे वापस क्या किया जाएगा बच्चों, ड्रेन कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है, आपको इतना लिखा। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये भी आपको जानना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा के चल लो, बिल्कुल मिलने वाला है आपको क्वेश्चन ये तो, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा स्पर्म क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे, सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होती हैं उसके अंदर इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ये प्यूबर्टी टाइम से स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है, प्यूबर्टी टाइम से स्टार्ट होती है और पूरे लाइफ के दौरान, एडल्ट पूरी लाइफ उस दौरान वहाँ पे प्रेजेंट होती है, केवल ओल्ड एज को छोड़ के वहाँ पे कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। 2 टाइप की सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है, एक होती है लेडिंग सेल्स और एक होती है सर्टोलिसिस। ये 2 टाइप की सेल्स आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होती हैं। स्टेप्स की बात करते हैं, नेक्स्ट कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, देखिए ये आपको कुछ स्टेप्स दिखाई दे रही हैं। ये स्टेप्स होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। सबसे पहले जर्म सेल्स बनती है, सबसे पहले जर्म सेल्स बनती है, ठीक है। जर्म सेल्स के बाद में वहां पर क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस, डिवीजन होगा तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा। स्पर्मेटोजोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट होता है 46 और XY के अंदर। फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोसिस म्योटिक डिवीजन होगा तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और उसकी वजह से अलग 23X
और 23y। फिर सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन होगा और उसकी वजह से वहां पर प्रत्येक क्या हो जाएगा 23x 23x 23y 23y और फिर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर क्या है स्टेप्स आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की आपको लिखनी है, या आप बोल सकते हो स्पर्मेटोगोनियम बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, डिप्लॉइड नंबर में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट होगा, स्पर्मेट का फॉर्मेशन होता है। ये आपका एक स्पर्म है, इसका ये आगे वाला हेड पोर्शन होता है, ये मिडिल पीस होती है, आपकी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको कंप्लीट को क्या बोला जाता है स्पर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ऑल ओवर मैं आपका क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल पेपर आपको सोल्व किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, अगला से है आपका पैनक्रियाज के बारे में बात करें। ये भी क्या होती है ग्लैंड होती है, जो कैसी होती है दोनों टाइप की होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होती है अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल वहाँ पे प्रेजेंट होगी, कहाँ पे L1 से लेके L2 वर्टिब्रा तक, L1 से लेके L2 वर्टिब्रा तक वहाँ पे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगी। ये किसके स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होती है और रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है आपका पैनक्रियाज, स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 90 ग्राम इसका वेट होगा, 3 सेंटीमीटर क्या होती है ब्रॉड होती है। पार्ट्स की बात करें, हेड पार्ट होता है, नेक होता है, बॉडी पार्ट होता है और टेल पार्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वहाँ पर पार्ट से होते हैं पैनक्रियाज के अंदर। ये आपको डायग्राम बनाना है वहाँ पे पैनक्रियाज का, जहाँ पे आपको ये क्या है आपका स्टमक पार्ट है वहाँ पर। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ पर, और ये आपका क्या है पैनक्रियाज है, ये आपका टेल पोर्शन है, कौन सा है टेल है, ये आपका बॉडी है, ये आपका हेड पोर्शन होता है। ठीक है, ये आपका हेड है, तो आपको डायग्राम बनाना वहाँ पर पैनक्रियाज के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में, और कि हेड कैसा होता है एनलार्ज पार्ट होता है। ये किसके साथ कॉनकेविटी के अंदर रहता है आपके डुओडेनम में, मतलब डुओडेनम की जो कॉनकेविटी है वहाँ पे अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। जो नेक होगा वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट होता है, और ये कहाँ पे हेड एंड बॉडी पार्ट के बीच में प्रेजेंट होगा। पोर्टल वेन होती है वो किसके पीछे बनती है, नेक ऑफ द पैनक्रियाज के पीछे। कहाँ प्रेजेंट होती है पोर्टल वेन, नेक ऑफ द पैनक्रियाज, जो गर्दन है पैनक्रियाज का उसके पीछे प्रेजेंट होती है। बॉडी कहाँ से कहाँ तक होती है, नेक से लेके टेल तक, नेक से लेके जो टेल पार्ट है वहाँ तक बॉडी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। टेल कैसा होता है नैरो होता है, और लेफ्ट एंड ऑफ द पैनक्रियाज होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये हाइलम तक पहुँचता है आपके स्प्लीन तक। स्प्लीन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके हाइलम तक पहुँचता है। वहाँ पर आर्टरी सप्लाई का ध्यान रखना है कि स्प्लीनिक आर्टरी के द्वारा वहाँ पे सप्लाई की जा रही है। जो सुपीरियर और इन्फीरियर पैनक्रियोडोडेनल आर्टरी की ही क्या होती है ब्रांचें होती है। नर्वस सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक वहाँ पे नर्वस सप्लाई करवाई जा रही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, मसल्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो जिम्मेदार होती है। आप इंस्पिरेशन करते हो, आप सांस ले रहे हो, आप सांस छोड़ रहे हो, तो उनके दौरान कौन कौन सी मसल्स हैं वो जिम्मेदार होती हैं, तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि ठीक है डायफ्राम मसल्स होती है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, स्टर्नोक्लेटोइड मेस्टोइड मसल्स होती है, नेक या बेक की मसल्स होती हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होती है जिनको अपन एक्सेसरी मसल्स के नाम से जाने जाते हैं या सेकेंडरी मसल्स बोला जाता है। इसके अलावा एक्सपायरेशन करते हैं जब अपन बाहर निकाल रहे हैं CO2 को, उस दौरान वहाँ पर पैसिव प्रोसेस को बोला जाता है एक्सपायरेशन। ठीक है, ये कब होगा जब आपके लंग्स क्या करेंगे रिकॉइल करते हैं, रिकॉइल करेंगे वहाँ पर जब इंस्पिरेशन के एंड, जैसे ही मैंने सांस लिया, सांस लेने के बाद में जस्ट वहाँ पर रिकॉल होंगे लंग्स, और रिकॉल होने के बाद वहाँ पर ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। मसल्स कौन सी जिम्मेदार होती हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और एक्सेसरी मसल्स होती हैं। ये आपको वहाँ पर लिखना है शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो अपने 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैंने डील किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, वो भी शॉर्ट नोट्स आएगा। जैसे पहला आपसे पूछ लिया जाए क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में, तो आपको क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में लिखना है कि कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, कैल्शियम है, लेबाइल है, स्टेबल फैक्टर है, हीमोफिलिक फैक्टर है, स्टुअर्ड फैक्टर्स होते हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, आप लिख लेना। आपके लिए वक्त दिया जा रहा है, आपको ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, लेकिन ये आपको घर पे बैठ के सोल्व करना है बहुत अच्छे से। ठीक है,
क्लोटिन फैक्टर के बारे में लिखना है, स्प्लीन के बारे में लिखना है, अपेंडिक्स के बारे में पढ़ना है आपको, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनलिस्ट करना है, आपको करवा सकता है, एनलिस्ट करवा सकता है, कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और डायग्राम के साथ, डायग्राम के साथ। तो ये आपको ऑल ओवर वहाँ पर करना है। 5th क्वेश्चन खुद को आपको सोल्व करना है, ठीक है। और इस पूरे मॉडल पेपर से आपको कम से कम 60 to 70 और मैक्सिमम आपको 90 से 100 भी हो सकता हूँ मैं, कि इतना आपको देखने को मिलेगा। विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक अपन ने पढ़ा है और आई होप आपको समझ में आया थोड़ा सा। देखिए, क्विक रीजन था, क्विक रीजन था, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये आपका क्विक रीजन है, ठीक है। और आपको इसको पढ़ना है। बाकी आपके जितने भी बच्चे जो जूनियर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, आपके साथी हैं, आपके भाई बंधु हैं, आप उनको अवगत करवा सकते हैं नर्सिंग एकेडमी के बारे में, आइकॉनिक के बारे में बता सकते हैं। और आपको जहां तक पता है एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं काफ़ी सारे डेमो क्लासेज, और उनके लिए हम स्पेशल ऑफर्स के साथ पूरा कोर्स, जो 12 महीने का जो कॉलेज के अंदर पढ़ते हो पूरा कोर्स लेके आए हैं। तो आप उनको क्या करिए, सजेस्ट करिए कि यहाँ से बेस्ट आपको टीचिंग कहीं पे नहीं मिल सकती, ठीक है। यहाँ से पढ़िए, इनसे जोड़िए, और हम आपको हमारी टीम आइकॉनिक के साथ इसमें अच्छे से आपके साथ रखेंगे, आपको जोड़ के रखेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, ठीक है। इसी के साथ एक सेक्शन आपका कंप्लीट होता है, सेक्शन ए एनाटॉमी। नेक्स्ट सेक्शन अपन डील करेंगे कौन सा, फिजियोलॉजी का, जो नेक्स्ट आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।